दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी पता चलेगा। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। ट्रांसलेशन करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको सुनने के बाद। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज बार्बर। देखिए वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। तो क्या मतलब हुआ द वाइज बार्बर, मतलब कि बुद्धिमान नाई। बार्बर मतलब नाई। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप उसे ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a barber was going through a forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों जब भी वॉज या वर्ग के बाद फोर्थ फॉर्म आती है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। और गो थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ वंस एक बार, अ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब एक बार्बर एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ वंस अ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब कि एक बार एक नाई जंगल से होकर गुजर रहा था। चलिए आगे देखिए। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। तो क्या मतलब हुआ द फॉरेस्ट जो जंगल था वॉज फुल, फुल मतलब पूरी तरह से भरा हुआ था, ऑफ किससे? वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगल जो था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना या फिर भयभीत होना। तो क्या मतलब हुआ ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं पास्ट में जहाँ पर आप किसी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं और तो वहाँ पर सिर्फ वॉज या वर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसे सिंपल पास्ट का वाक्य बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। सडनली, सडनली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक। सडनली ऑल हिज फियर्स, जो उसके सारे डर थे, केम ट्रू। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इसकी जो ये फर्स्ट फॉर्म है वो है कम ट्रू और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है, इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम ट्रू का मतलब होता है सच होना और ये सेकंड फॉर्म है केम ट्रू मतलब सच हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ सडनली मतलब अचानक, ऑल हिज फियर्स केम ट्रू, उसके जो सारे डर थे वो सच हो गए। चलिए आगे देखिए। अ फियर्स लॉइन, जो फियर्स है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर या फिर उग्र, क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो इसके कई मतलब होते हैं। तो क्या मतलब हुआ अ फियर्स लॉइन, मतलब एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उग्र या फिर क्रोधित जो शेर था। केम वो आया, एंड स्टूड, देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, कम की सेकंड फॉर्म केम। और ये जो स्टूड है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है खड़ा होना। एंड स्टूड खड़ा हो गया बिफोर हिम, बिफोर मतलब सामने, बिफोर हिम उसके सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ आ फियर्स लॉइन केम एंड स्टूड बिफोर हिम, मतलब एक भयंकर शेर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक छोटी सी चीज़ पर दिलाना चाहूँगा। जो हम पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बनाते हैं तो यदि पॉजिटिव होता है मतलब कि अफर्मेटिव, तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यदि वो वाक्य नेगेटिव हो तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद पहले डिड नॉट का यूज़ करना होता है और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें क्योंकि कई लोग डिड नॉट के बाद भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या मतलब है इस लाइन का बट मतलब लेकिन द बार्बर, जो बार्बर था नाई था, डिड नॉट लूज हार्ट, डिड नॉट लूज, और ये लूज फर्स्ट फॉर्म है, लूज मतलब डिड नॉट लूज हार्ट मतलब वो उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना। बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट, जो नाई था उसने हिम्मत नहीं हारी। चलिए
ही गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही गैदर्ड, उसने इकट्ठी की। ऑल हिज करेज, अपनी सारी हिम्मत को। करेज एक नाउन है, आप इसको वर्ड को नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हिम्मत। उसने अपने सारी हिम्मत को इकट्ठा किया। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया। एंड वेंट टू द लॉइन, और शेर के पास गया। ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लॉइन, मतलब उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और शेर के पास गया। ही सैड, उसने कहा, सो हेयर यू आर, अच्छा तो आप यहाँ हो। आई वॉज सर्चिंग यू, अब देखिए यहाँ भी वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य हो गया। आई वॉज सर्चिंग यू मतलब मैं आपको ढूंढ रहा था। फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय से। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड, देखिए ये जो वर्ड है सरप्राइज्ड, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान। तो क्या मतलब हुआ? द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स, जो शेर जो था वो हैरान था। एट द बार्बर्स वर्ड्स मतलब कि नाई की बातों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स, मतलब कि शेर नाई की बातों पर क्या था? हैरान था। चलिए आगे देखिए। जाहिर सी बात है ये हैरानी वाली बात ही है, जब कोई नाई उससे बोल रहा है कि मैं आपको काफ़ी समय से ढूंढ रहा, तो ये हैरान होने वाली बात है। आगे देखिए। द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, क्या मतलब हुआ? लेकिन बट वाई, लेकिन क्यों? वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, ऐसा उसने बोला। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है किसी की भी व्यक्ति की बात का जवाब देना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इस वर्ड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए आपने अक्सर सुना होगा जवाब देने के लिए हम वर्ड रिप्लाई का यूज़ करते हैं, और कई बार कुछ लोग आंसर भी लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस फ़र्क को भी समझना होगा कि रिप्लाई और आंसर में क्या फ़र्क होता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने आपका नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, या आपसे किसी ने पूछा कि आपने आज लंच में क्या खाया, कल आप कहाँ गए थे, तो आप जब उसकी बात का जवाब देंगे तो आप वो बिना सोचे समझे देंगे, तो उसको रिप्लाई कहा जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपसे कुछ पूछता है, आपसे कोई ये पूछे कि 100 में से अगर 72 निकल जाएंगे तो आपके पास क्या बचा, मतलब आपसे इस टाइप की कोई कैलकुलेशन पूछता है, तो उसका जो जवाब होगा आप वो सहजता से नहीं दे पाएंगे, आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पता हो और आपसे पूछी जाए और आप उसका जल्दी से आंसर मतलब उसका जवाब दें, उसे रिप्लाई कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए जिसका जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़े, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, तो ऐसी जगहों पर जवाब के लिए आंसर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन बातों में फ़र्क समझ गए होंगे कि रिप्लाई का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐसी ही बात का जवाब दे रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं और उसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन आंसर में जब आप कोई ऐसी बात का जवाब देते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी देर सोचना पड़ता है, तब उस जगह पर आंसर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। और दोस्तों कमेंट करके आप मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्या ये आपको पहले से इस बारे में पता थी? तो आप कमेंट करके मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने मतलब नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी, दोस्तों यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ? द किंग हैड आस्क्ड मी, राजा ने मुझसे पूछा था। टू कैच मतलब पूछा था या कह सकते हैं कहा था। तो देखिए आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, कई जगहों पर इसका मतलब कुछ किसी को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो इस वाक्य में यहाँ पर कहने के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। द किंग हैड आस्क्ड मी, राजा ने मुझसे कहा था। टू कैच, पकड़ने के लिए। टू लॉयंस, 2 शेरों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। द बार्बर रिप्लाइड मतलब कि नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच 2 लॉयंस, कैच का मतलब पकड़ना होता है। राजा ने मुझसे 2 शेरों को पकड़ने को कहा था। आई हैव ऑलरेडी कॉट 1, दोस्तों यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी आप देखेंगे हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। आप इस चीज़ को याद रखिए। तो क्या, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। आई हैव ऑलरेडी कॉट 1 मतलब मैंने पहले ही एक को पकड़ लिया है। वन ऑफ दैम मतलब मैंने पहले ही एक को पकड़ लिया है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, और आप अगले होगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सेइंग दिस मतलब कि ऐसा कहते हुए या ये कहकर। सेइंग दिस द बार्बर शोड अ मिरर, दोस्तों ये शो की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है दिखाना।
तो क्या मतलब हुआ, सेइंग दिस मतलब कि ऐसा कहते हुए द बार्बर, जो नाई है बार्बर, शोड, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, शोड का ये SHOW ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब दिखाना, और ED लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ED होता है तो वो सेकंड फॉर्म भी उसको माना जाता है, थर्ड फॉर्म भी उसको मान लिया जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया और इसका मतलब होता है दिखाना, शोड। तो क्या मतलब हुआ, सेइंग दिस ऐसा कहकर द बार्बर शोड अ मिरर, जो नाई था उसने मिरर मतलब कि आईना या कह सकते शीशा दिखाया टू द लॉयन, शेर को। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ, द लॉयन सॉ, शेर ने देखा, हिज ऑन रिफ्लेक्शन अपने खुद के प्रतिबिंब को मतलब अपनी परछाई को देखा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई या फिर प्रतिबिंब, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। द लॉयन सो हिज ऑन रिफ्लेक्शन मतलब कि शेर ने अपनी खुद की परछाई को देखा। एंड मिस्टुक, और ये मिस्टेक की सेकंड फॉर्म है, वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्ब भी है। एंड मिस्टुक, और उसने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। इट फॉर अनादर लॉयन मतलब उसे दूसरा शेर मानकर उसने उसे गलती कर दी, मतलब उसे दूसरा शेर मानने की उसने गलती कर दी। चलिए आगे देखिए। सो द लॉयन रैन अवे, ये रन अवे की सेकंड फॉर्म होती है, रैन अवे इसका मतलब भाग जाना। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे मतलब कि शेर भाग गया, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। एंड द वाइज बार्बर, और जो बुद्धिमान नाई था, वेंट ऑन हिज वे, और वो अपने रास्ते पर चला गया। तो दोस्तों देखिए कितनी छोटी सी और कितनी अच्छी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जो इस स्टोरी की जो नैतिक शिक्षा है, जो इसका सार है, वो बहुत छोटा सा है कि यदि हमारे सामने कोई भी तरह की समस्या आती है तो हमें उससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि समझदारी से उससे कैसे निपटना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी थी और मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।